हेलो दोस्तों, फर्स्ट पेपर का सेकंड यूनिट बचपन की संकल्पना को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 10 नंबर का यूनिट है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रमुख बाल अधिकारों के बारे में। प्रमुख बाल अधिकारों से हमारा मतलब है कि बच्चे किसी भी समाज के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं, आप सभी जानते हैं। उनका सकारात्मक व रचनात्मक बचपन भविष्य में सामाजिक आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु बन जाता है, पर यह तभी संभव होगा जब उनको कुछ बुनियादी अधिकार दिए जाएं। और वो कौन कौन से अधिकारी हैं, देखिए पहले क्या है। जन्म लेने का अधिकार। बच्चे की माँ के गर्भ में आते ही यथा समय जन्म लेने का अधिकार हो जाता है, अतः यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि माँ की उचित देखभाल की जाए, ताकि बच्चा गर्भ में पूर्ण व स्वस्थ रूप से विकसित हो, यथा समय पर जन्म ले सके। बच्चे के जन्म को रोकने का प्रयास गर्भस्थ बच्चों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और उसे कानून में एक अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 312 गर्भपात को एक अपराध मानती है। धारा 313, 314, 315, 316 इनमें ऐसे प्रावधान हैं जिनमें अजन्मे बच्चे की सुरक्षा की बात की गई है। दुर्भाग्यवश अजन्मे बच्चे की रक्षा हेतु बनाए गए कानूनों को गुप्त रूप से उल्लंघन किया जाता है, तो ये नहीं किया जाना चाहिए। तो पहला अधिकार है जन्म लेने का अधिकार, बच्चे को होना चाहिए। इसके बाद में दूसरा अधिकार है जीवित रहने और संरक्षण पाने का अधिकार। माँ के गर्भ से दुनिया में अवतरित होने के पश्चात बच्चे का विकास और वृद्धि के लिए सभी प्रकार के संरक्षण अधिकार होने चाहिए। सभी राज्यों के बच्चों की उत्तरजीविता के लिए किए जाने वाले उपायों व प्रयासों को प्राथमिकता प्रदान करना चाहिए, ताकि बच्चे की उत्तरजीविता और संरक्षण के अधिकारों की रक्षा की जा सके। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तीसरा अधिकार आता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार में देखिए, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। बच्चे इस अधिकार को माता पिता, अध्यापक, समाज और सरकार ही पूरा कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रत्येक नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक मानव के रूप में जीवित रहने के लिए शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया है। शिक्षा के अंतर्गत ही बच्चों को पूर्व प्राथमिक मौखिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान और नैतिकता का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं इंपॉर्टेंट अधिकारों के रूप में। आइए अब हम बात करते हैं निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में, जो कि इस यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोस्तों कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसमें देखिए, शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत करते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में संसद द्वारा 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने व इन बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा के अवसर मुहैया कराने को लेकर के माता पिता अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने हेतु 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2009 को तथा लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। राज्यसभा के द्वारा तो 20 जुलाई 2009 को और लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू हो गया। कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला 135 नंबर का देश है। आरटीई 2009 के प्रमुख प्रावधान भी आपको ध्यान रखने हैं। आरटीई शॉर्ट में यहाँ पर है, पूरा नाम आपको जानना है कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की हम बात कर रहे हैं। जहाँ पर भी आपको आरटीई लिखा हुआ हो तो वहाँ पर फुल फॉर्म के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है। और एग्जाम में दोस्तों हर बार यहाँ से प्रश्न छोटा या फिर बड़ा आ ही जाता है, तो आपको ये वाला टॉपिक जरूर से याद कर लेना है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी दोस्तों इसके कुछ कुछ पॉइंट्स डाले हुए हैं, तो आपको उन सभी पर गौर करना है। वैसे तो दोस्तों सभी नोट्स में मैंने सभी को कवर कर रखा है, बट अगर किसी सब्जेक्ट में किसी प्रॉपर क्लास में अगर ये टॉपिक छूट जाता है, तब भी आपको आरटीई 2009 जरूर से याद कर लेना है, ताकि इधर एक मान लो फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में दोनों में आरटीई 2009 है, तो दोनों का डाटा सेम है, तो आपको एक कोई सा भी याद कर लेना है। जैसे मान लो अभी हम आरटीई 2009 पढ़ रहे हैं, तो उनके सारे पॉइंट्स आप याद कर लेंगे, तो आगे वाले पेपर में भी आपको वहाँ पर हेल्प होने वाली है, क्योंकि सेम टू सेम सारा टॉपिक है। और दोस्तों ये यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, तो आपको जरूर से याद कर लेना है। और अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख प्रावधानों को लेकर के। पहला प्रावधान है, स्थानीय प्राधिकारी बालक की शिक्षा के अधिकार की निगरानी करेगा। दूसरा प्रावधान है, बालक को अधिकार के संबंध में शिकायतों को, जो भी शिकायतें हो रही हैं उनको प्राधिकारी तक लिखित में शिकायत बच्चा कर सकेगा।
तीसरे अधिकार की हम बात करते हैं, तीसरे प्रावधान की हम बात करते हैं। तीसरा प्रावधान है स्थानीय प्राधिकारी संबंधित पक्षकारों को सुनने के लिए आवश्यक अवसर प्रदान करेगा तथा सुनने के बाद में 3 माह के अंदर मामलों का निपटारा करेगा और 3 माह के अंदर फैसला सुना देगा। चौथा बिंदु क्या है कि यदि स्थानीय प्राधिकारी के निर्णय से कोई व्यक्ति दुखी है या संतुष्ट नहीं है, तो संतुष्ट ना होने की स्थिति में वह बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग को अपील कर सकेगा। तो ये 4 आपको प्रावधान भी ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं आरटीई अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, उनकी हम बात करते हैं। पहला अधिकार उनको प्राप्त है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, वो पूरी करने का अधिकार होगा। वो क्या होगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। आपने देखा कि यहाँ पर अपने गवर्नमेंट स्कूलों में सब जगह पर फ्री पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें आरटीई के अंतर्गत आती है, जहाँ पर उनकी फीस होती है 25%। एक क्लास में, फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेना होता है आरटीई के अंतर्गत, तब उनकी फीस सरकार द्वारा पे करी जाती है स्कूल को। तो 25% सीटें हर स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में भी आरटीई के अंतर्गत आती है, तो वहाँ पर बच्चा निःशुल्क पढ़ पाता है आगे की क्लासों में। उसके लिए फर्स्ट क्लास में ही आरटीई के अंतर्गत एडमिशन लेना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके बाद में दूसरा बच्चे को प्राप्त अधिकार है कि निःशक्त बालकों को भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार यहाँ पर रहेगा। और इसके साथ में तीसरा बिंदु है कि जहाँ पर 6 वर्ष से अधिक आयु के किसी बालक को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या फिर किसी कारणवश प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हुई है, तो उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। वो जितने साल का है तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्लास में बैठाया जाएगा। ये नहीं है कि 10-12 साल का बच्चा है तो आप उसको फर्स्ट में बैठाओगे, उसकी आयु के अकॉर्डिंग आपको उसकी क्लास में आपको बैठाना होगा। उसके लिए विशेष प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि वह अपने जो एज के बच्चे हैं उनके बराबर आ सकेगा, उनके बराबर वह सीख सके जल्दी जल्दी। और साथ ही कोई बालक 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा। अगर आप 14 वर्ष से ऊपर के हैं और आपको शिक्षा प्राप्त करनी है तब भी आप कर पाएंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है और निःशुल्क आपको प्राप्त रहेगी। तो ये कुछ अधिकार आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में चौथा अधिकार यहाँ पर बच्चे को प्राप्त है कि किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं करने की अगर व्यवस्था नहीं है तो बालक को किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण करने का अधिकार रहेगा। विद्यालय उसे रोक नहीं सकता। पांचवा बिंदु यहाँ पर है कि बालक को किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए स्थानांतरण करने का अधिकार भी यहाँ पर रहेगा। तो ये कुछ बिंदु आपको आरटीई में जो बच्चे को प्राप्त अधिकार हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आरटीई अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय के क्या क्या दायित्व हैं। तो विद्यालय के दायित्वों के अंतर्गत पहला दायित्व आता है प्रत्येक विद्यालय उस पर प्रविष्ट सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। दूसरा बिंदु है बालकों को प्रवेश देते समय कोई फीस नहीं ली जाएगी। तीसरा बिंदु है यदि विद्यालय फीस लेता है और तो फीस का 10 गुना तक उसको जुर्माना देना पड़ेगा या फिर वह दंडनीय रहेगा। आगे देखिए, चौथा बिंदु है कि प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के लिए किसी बालक की आयु, जन्म, मृत्यु या फिर विवाह पंजीकरण के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। निम्न भी मान्य होंगे: अस्पताल रजिस्टर कार्ड, आंगनबाड़ी रिकॉर्ड, अभिभावक या फिर आयु के संबंध में दिए गए एफिडेविट। किसी बालक को आयु के प्रमाण पत्र अगर किसी के पास नहीं है तब भी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ विद्यालय को ध्यान रखने होते हैं। पांचवा बिंदु है शैक्षिक वर्ष प्रारंभ होने पर प्रवेश दिया जाएगा, परंतु अवधि समाप्त होने पर भी प्रवेश को रोका नहीं जाएगा। किसी बच्चे को पढ़ने से आप रोक नहीं सकते। इसके बाद में छठा बिंदु है कि किसी विद्यालय में प्रविष्ट बालक को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा तथा विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा। छठा बिंदु यहाँ पर आपने देखा। और सातवां बिंदु है कि किसी बालक को शारीरिक दंड या फिर मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। और इसके बाद में आठवां बिंदु है कि मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो स्कूल को जो चलाने के लिए मान्यता होती है तो वो भी प्राप्त आपको होनी चाहिए, बिना मान्यता के स्कूल आप नहीं चला सकते। तो ये 8 बिंदु आपको विद्यालय के दायित्वों के अंतर्गत भी ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आरटीई अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक के क्या क्या दायित्व हैं। शिक्षक का पहला दायित्व है कि विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता रखे, समय पर विद्यालय में पहुंचे और समय का पालन करे, समय से बच्चों को पढ़ाए, टाइम टेबल फॉलो करे और समय सीमा में बच्चों का जो पाठ्यक्रम है उसको संचालित करे, समय सीमा में उसको पूरा करवाए। तीसरा बिंदु है प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है उसका निर्धारण करना और यदि अतिरिक्त शिक्षण की आवश्यकता है तो उसको जोड़ना। अगर कोई बच्चा ज़्यादा कमजोर है तो उसके लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था करना ये शिक्षक का दायित्व है। चौथा बिंदु है माता पिता व अभिभावकों के साथ नियमित बैठक करके बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है बच्चे का अगर ज़्यादा कमजोर है तो उसके बारे में, सबके बारे में अपने पेरेंट्स को अवगत करवाना कि बच्चा आपका किस तरह से प्रोग्रेस में है, कैसे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, क्या उसकी स्थिति है, तो शिक्षण में हो रही उसकी प्रगति व अन्य जानकारियाँ से अभिभावकों को अवगत करवाना भी शिक्षक का दायित्व है।
पांचवा बिंदु है कि अपने कर्तव्यों के पालन में कोताही होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। और छठा बिंदु है छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक को अन्य विद्यालय में सेवा नहीं करने दी जाएगी। इसके बाद में सातवां बिंदु है कि कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा, स्कूल में ही उसको अच्छे से पढ़ाना है ताकि ट्यूशन की जरूरत ही ना पड़े। अगला टॉपिक आता है आरटीई अधिनियम के अंतर्गत माता-पिता और संरक्षक के क्या-क्या दायित्व रहते हैं। तो पहला दायित्व है आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए बालक को प्रवेश कराएँगे। कई बार क्या होता है कि अभिभावक ही बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं करवाते हैं, तो वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है। तो पहला दायित्व तो उनका यही है कि आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए बालक को प्रवेश करवाएँगे। दूसरा बिंदु है अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजेंगे। तीसरा बिंदु है प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले विद्यालय नहीं छुड़वाएँगे। चौथा बिंदु है बच्चे विद्यालय में सीख कर के अच्छे स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसकी निगरानी भी रखेंगे। पांचवा बिंदु है विद्यालय को आवश्यकता होने पर मदद भी करेंगे, विद्यालय के नियमों का पालन भी करेंगे। तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में। किशोर न्याय अधिनियम 2000 व संशोधित अधिनियम 2006 की धारा 29 में देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों की सुनवाई व निपटान हेतु अंतिम प्राधिकारी के रूप में प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति की स्थापना का बाध्यकारी प्रावधान किया गया है। इस समिति में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, जिनमें से कम एक का महिला होना अनिवार्य है, इनसे यह समिति बनती है, जिसका चयन राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाता है। अधिनियम की धारा 29(5) के अनुसार यह समिति एक न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और उसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत महानगरीय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है। अधिनियम के इस प्रावधान की अनुपालना हेतु आईसीपीएस में प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति की स्थापना व उनके कार्य के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है। तो बाल कल्याण समिति के बारे में भी आपको कुछ ये बिंदु ध्यान रखने हैं। कई बार एक एक दो दो नंबर के प्रश्न आए हुए हैं। इसके बाद में बात करते हैं बाल श्रम के बारे में। बाल श्रम का टॉपिक भी दोस्तों इस यूनिट में इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार ये भी एग्जाम में आया हुआ है। कई बार तो इसके एक एक दो दो नंबर के प्रश्न आते हैं और कई बार दोस्तों बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। तो आपको एक देखिए, पहला बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि बाल श्रम जो है वो कानूनी अपराध है। अगर आप खुद की आपकी पर्सनल दुकान पर बच्चा काम कर रहा है, आपका हेल्प करवा रहा है, तो वो कोई अपराध नहीं है। बट आप दूसरी जगह पर काम करने जा रहा है तो वो अपराध के अंडर में आता है। और बाल श्रम के इस टॉपिक में दोस्तों ज़्यादातर जो प्रश्न आया है वो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो 1098 ये है बाल श्रम जो चाइल्ड लाइन जो नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, तो वो आपको जरूर से ध्यान रखना है। और इसके कुछ बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। अगर बड़ा प्रश्न आता है बाल श्रम का तो आपको लिखना होगा कि ऐसा कोई भी कार्य जिसमें बच्चों का शारीरिक, मानसिक व नैतिक रूप से शोषण हो रहा हो या फिर नुकसान पहुंचता हो या फिर उनकी शिक्षा बाधित हो रही हो, तो वह बाल श्रम कहलाता है। सन 1947 में देश के लोगों से बनी सरकार ने बच्चों की शिक्षा के प्रचार प्रसार में अनेक कदम उठाए। यूनिसेफ के अनुमानों के अनुसार भारत में 5 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के करीब 12% बच्चों का शोषण उन्हें बाल श्रम से संबंधित गतिविधियों में लगा करके किया जाता है। बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 1098 संचालित है, जिनमें केंद्र सरकार द्वारा मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद की जाती है। बाल श्रम के बारे में आपको ज़्यादा समझाने की, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाल श्रम टॉपिक दोस्तों हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। अगर निबंधात्मक प्रश्न आता है तो अच्छे से आप उसमें कंप्लीट डिटेल में लिख पाएंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम करवाए जा सकते होते हैं और उससे किस तरह से छुटकारा पाया जाए। और मुसीबत में जो फंसे बच्चे होते हैं उनकी हेल्प के लिए आपको चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 1098 ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में 4 जगह पर चाइल्ड हेल्पलाइन संचालित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार ये भी प्रश्न आया हुआ है, जहाँ पर पहली जगह है जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरी है कोटा और चौथा है अलवर। तो ये 4 जगह पर चाइल्ड हेल्पलाइन जो संचालित है, ये राजस्थान में, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो बाल श्रम के अंतर्गत आपको इन बिंदुओं को जरूर से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बाल संरक्षण बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की निरंतरता को कैसे बढ़ावा देता है। तो इसमें आपको आंसर देना है कि बाल संरक्षण के विभिन्न प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों का उनके पड़ोस के विद्यालय में दाखिला दिया जाए और उनकी शिक्षा हेतु सभी अवसर प्रदान किए जाएं। उसके साथ ही किसी प्रकार का भेदभाव उनमें नहीं होना चाहिए एवं उन्हें किसी प्रकार का दंड ना दिया जाए। ये सभी उपाय बच्चों के विद्यालयी अनुभव को सुखद बनाते हैं और प्राथमिक शिक्षा में उनकी निरंतरता को बढ़ावा देते हैं। तो ये प्रश्न भी दोस्तों कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी आपको जरूर से ध्यान रखना है। इसके बाद में एक छोटा पॉइंट और आता है यहाँ पर, दत्तक ग्रहण कार्यक्रम क्या होता है।
दत्तक ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वास्तविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग हो चुका बच्चा दत्तक ग्रहण करने वाले यानी कि नए माता पिता के पास जाकर के उनकी वैद्य संतान बन जाता है। शॉर्ट टर्म में आप इसे गोद लेना कह सकते हैं, एक माता पिता से दूसरे माता पिता की गोद जाना। तो ये कुछ बिंदु दोस्तों आपको इस यूनिट में ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है और जो जो मैंने बिंदु बताए हैं उनको अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से याद कर लिया है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी हम मिलने वाले हैं अगले यूनिट के साथ। आपको अभी के लिए इन सभी को याद कर लेना है और एग्जाम टाइम में हम आपके रिवीजन क्लास के अंतर्गत कुछ और बिंदुओं की इन सभी बिंदुओं को शॉर्ट टर्म में याद करने की कोशिश भी करने वाले हैं। आगे की वीडियोज में उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी के लिए आपको इन सभी को याद कर लेना है। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।